हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जल्द से जल्द आ जाओ मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, क्योंकि आज होने वाला है महासंग्राम। आज के इस वीडियो में बच्चों हम केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर रासायनिक बल गतिकी का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। यूं समझिए कि आज एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम होने वाला है। अगर आपकी केमिस्ट्री में तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, मान लेते हैं कि किसी कारणवश भी नहीं हो पाई, एकदम आप जीरो हैं, डोंट वरी, मोनू सर यहां पर आपके सामने हैं। तो अगर जीरो भी है तैयारी तो कोई भी टेंशन लेना नहीं है बच्चों, क्योंकि आज सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हम उतारने वाले हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, लेकिन आज आपको कुछ नया मिलेगा। तो आज हम इस चैप्टर यानी केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का वन शॉट लेकर के आए हैं। और आपको बता दें भैया, इस चैप्टर में 3 से 4 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं, वो भी 4 नंबर में और 3 नंबर में, कि हर साल पूछते हैं। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, या साथ ही आर्हेनियस समीकरण क्या होता है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बस दिल लगाकर मेहनत के साथ पढ़ना है। बाकी 2 वीडियो को भाई पिछले चैप्टर 1 और 2 को देखना है तो प्लेलिस्ट में है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए एंजॉय में मस्त तरीके से आज इसका निपटारा हम कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है किसी अभिक्रिया का वेग क्या है, यानी अभिक्रिया के वेग से क्या तात्पर्य है पूछ ले। चाहे अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, या फिर अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, कुछ भी पूछ लेना। और साथ में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसगुल्लों, याद रखना। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका भैया इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अभिक्रिया का वेग। अगर फिजिक्स में आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो अभिक्रिया का वेग, वहां पे अभिक्रिया नहीं, केवल वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब भैया कोई वस्तु यहां थी और यहां से विस्थापित होकर यहां आ रही है, तो भैया यहां से यहां जाने में बच्चों कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ना रसगुल्लो, लगेगा। तो यहां पर अभिक्रिया का वेग कह रहा है। तो एकांक समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में जो भी परिवर्तन हो जाए उसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग। क्या कहते हैं बच्चों, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे समझते हैं, मान लेते हैं क्या है, जैसे किसी दरमियान, एक मिनट, जैसे यहां पर कोई भी हमने ले लिया अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। इतना याद रखना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक ही मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक का मतलब समझो कच्चे माल, यानी जब इनको गूंथा जाए, कुछ भी किया जाए, तोड़ा मरोड़ा जाए, क्रिया कराया जाए, कुछ भी भैया, तो इसी से ही उत्पाद बनता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्पाद। ठीक, अब यहां पर अगर हम मान लेते हैं, यहां पर लिखेंगे कि माना किसी समय dt में अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन dx होता है। ठीक, तो भैया dx परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में रसगुल्लों याद रखना, तो यहां पर हम लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग। हमने बताया ना कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हम क्या मान ले रहे हैं भैया, dx। ठीक, और अपान ये जो समय लग रहा है वो dt। तो यहां पर यूं समझिए यही आपका एक फार्मूला होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। या फिर आप डायरेक्टली लिखना भी चाहें भैया, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक, अभिक्रिया के बारे में है तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या फिर हमने कहा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक,
और बटे में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, यही हो जाएगा भैया। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में लगा समय, वही कहलाता है अभिक्रिया का वेग। बहुत ज्यादा डीपली नहीं घुसना रसगुल्लों, याद रख लेना भाई, बस इतना है कि एकांक समय में किसी अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही कहते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक है ना, हमने बताया ना कि R क्या है, अभिकारक है, R से P एक प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद बन रहा है, तो भैया R से P के बनने के बीच कुछ ना कुछ वक्त लगेगा बच्चों, तो वही समय अंतराल है। तो वही कह रहा है कि एकांक समय में, इकाई समय या एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हो जाए, जाहिर सी बात है ये क्षय होगा तो भैया ये बनेगा, है ना, यानी इसमें विघटन होगा तभी जाकर के ये तैयार होगा। तो वही कह रहा है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हो जाए वही अभिक्रिया का वेग है। लिखना चाहेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखेंगे रसगुल्लों, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और नीचे का भैया परिवर्तन में लगा हम समय लिख सकते हैं या डायरेक्टली समय। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिख भी दिया कि माना, यहां पर मान लेते हैं भैया कि माना किसी समय dt में अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन dx होता है, देन ऐसे केसेस में फार्मूला अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक, ये तो हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। चलिए भैया इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाओगे बच्चों, आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। चलिए छाप लीजिए भाई, हो गया भैया। चलिए तो हम यहां पर थोड़ा से क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक, क्योंकि बिना मिटाए काम होगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। पहला है ताप, ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर, ताप का मतलब यह है कि अगर ताप बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो उसके बीच अणु होंगे, ठीक है ना, जो भी अभिकारक के अणु होंगे उनमें हलचल उत्पन्न होगी तो वो तेजी से इधर उधर भागेंगे भैया। तो यूं कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर यानी वेग क्या है बच्चों, बढ़ता है, ठीक है ना, वेग बढ़ता है। ठीक, इसी तरह से बच्चों दूसरा है, ठीक है, जिसे इसमें हो जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोई भी उत्प्रेरक आ जाए तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक, उत्प्रेरक हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद अगर और देखें, ठीक है ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता। तो सांद्रता अगर वृद्धि की जाएगी यानी उसके सांद्रण में वृद्धि होगी भैया, तब भी क्या हो जाएगा, वेग बढ़ेगा, ठीक है ना, तब भी वेग बढ़ता है। ठीक, और अणुओं की प्रकृति भी हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं दाब, दाब बढ़ाने पर भी, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कह लें अगर बढ़ा दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। याद रखना, ठीक है ना, एकदम सिंपल वाला लॉजिक बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको बहुत ज्यादा इसमें गुम नहीं होना है। यूं समझिए ये फुल एंड फाइनल वाली तैयारी है, क्योंकि आपने समय बहुत गंवा दिया। और इस भाई अगर देखें तो 10 से 15 दिन आप खुद जान रहे हो कि इधर का मेला, वहां का मेला, यहाँ का मेला, वहां का मेला, मेले में बिता रहे हो, है ना। उसके बाद उसके पहले तो दुर्गा पूजा में निकाल दिया, फिर अब आने वाले समय में ठंडी, मतलब ठंडी के सीजन में शादी विवाह आ जाएगा, तो सोचो आप कितना पढ़ रहे हो भाई। अगर अब देखा जाए मुश्किल से अगर 100 दिन भी, 100 दिन तो भैया हम ज्यादा बता दिए, लेकिन 100 दिन भी लेकर चलो बच्चों। कभी सोचा है दिमाग से अगर हम 100 में भैया अगर 5 का भाग लगा देंगे तो आपके पास ओनली 20 दिन बचते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। जरा सोचो रसगुल्लों कि क्या एक दिन में, मतलब 20 दिन में आप एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लोगे? कभी बैठकर सोचा है आपने? नहीं सोचा ना, तो अब भी वो वक्त है, सुधर जाओ, अब भी वो समय है भैया। जो कुछ कर गुजरना है इसी में करोगे, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद
होने वाली है, पूरा भविष्य चला जाएगा और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो। इसलिए दिल लगाकर दिन रात मेहनत करके पढ़ो, कुछ मत सोचो दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचना। आपके माइंड में बस इतना होना चाहिए भैया हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, बस हमारा सिर्फ एक ही मकसद है पढ़ाई करना, बस उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, बस आपको ध्यान देना। ठीक है ना भैया, चलिए इसको भी छाप लीजिए बच्चों कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग से क्या समझते हैं, और औसत वेग पर आधारित मतलब न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है ना, चलिए उसको भी हम बताएंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं रहना भैया। आप हमारे दरबार में आए हो तो हम आपको खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे, है ना भाई, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चलिए बच्चों, तो देखिए अभिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग क्या होता है ध्यान से समझना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एक प्रति एकांक समय में होने वाले, ठीक है ना, परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर देखिए अभिक्रिया का वेग और औसत वेग। अब यहां पे औसत में थोड़ा ये लग जाता है, जब भी औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, तो आप क्या निकालते हो भैया, कुल निकाला जाता है। कुल का मतलब यही कि कुल पदों का योग, नीचे पदों की संख्या, तब वो एवरेज निकलता है, यानी औसत निकलता है। तो यहां पर औसत वेग में आपको क्या दिखाना होगा, औसत वेग में यानी अभिकारक में क्या परिवर्तन हो रहा है और उत्पाद में क्या परिवर्तन, वो भी चिन्ह के साथ। तो ये होता है आपका औसत वेग। ठीक है, जैसे परिभाषा तो सिंपल से है, लेकिन जैसे हमने बताया ना कि एक एग्जांपल अभी इसके पहले आपको बताया था कि जैसे आर से पी, आर से पी कोई यहां पर बन रहा है। ठीक, हमने बता दिया भैया कि ये क्या है, आपका अभिकारक है, और ये क्या है बच्चों, आपका उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद। अब यहां पर अगर हम औसत वेग निकाल दें, समझिएगा ध्यान से, अगर हम औसत वेग निकाल दें तो औसत वेग में सबसे पहले यह हो जाएगा कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो यहां पर हो जाएगा अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक, समझ में आया रसगुल्लों। और नीचे लिखेंगे कि भैया परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो ये होगा, बट यहां पर ध्यान देना वो चिन्ह के साथ चलता है। अब ये भाई बदल रहा है, यानी ये 6 होगा तभी जाकर के आपका P बनेगा। तो इसका मतलब है बच्चों यहां पर जो भैया आप लगाएंगे आगे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका औसत वेग इस तरह से इसके निकल गया। भैया P का निकालना होगा बच्चों, तो भैया हम P का भी निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे भैया आपका क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग बराबर हम इसके लिए, अब की बार हमने बताया ना कि ये तो भाई 6 हो रहा है, ठीक है ना, तो यहां विकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अब यहां पर हम लिखेंगे ये P वाला है तो भैया ये प्लस लिखेंगे, तो अब की बार यहां लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। ठीक, ये हो जाएगा। और नीचे तो बता दिया ना वही कि भैया परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है ना, ये चीज हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा औसत वेग। अब औसत वेग में बच्चों स्टाइकियोमीट्री एक लगता है नियम, आपने मतलब अगर देखा होगा, थोड़ा भी नोटिस किया होगा तो 11th में है, उसके पहले 9th में भी है, बट आपने नहीं पढ़ा, डोंट वरी भैया, आपको नहीं जाने की जरूरत है, वहां हम बताते हैं ना, हम काहे लिए हैं। जैसे बच्चों कोई आपका रिएक्शन एक हो जाए, जैसे हम N1A हो गया है एक रिएक्शन प्लस N2B, ठीक है, और ये एरो करके मान लेते हैं आपका कुछ बन रहा है, जैसे यहां बन जाता है कि भैया M1C और प्लस M2D। अगर इसके लिए आपको वेग निकालने को बोल दिया जाए, ठीक है ना, थोड़ा यहां पर समझते हैं, अगर इसके लिए भैया वेग निकालने को बोल दिया जाए देन आप कैसे निकालेंगे बच्चों, वही समझिएगा। अब इसके लिए अगर वेग निकालने को बोल दिया जाए तो अब स्टाइकियोमीट्री यहां पर लागू होता है। अगर जैसे हमने बताया ना कि ये पूरा भैया माइनस प्लस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कमी को, याद रखना, अगर कहीं पर माइनस लगा है तो इसका मतलब ये 6 हो रहा है या इसमें कमी हो रही, प्लस का मतलब है भैया तो ये क्या हो रहा है, कोई चीज उत्पाद हमने बताया ये बन रहा है।
ठीक है ना, कोई उत्पाद बन रहा है या फिर किसी में वृद्धि हो रही, कमी या वृद्धि, मतलब ये समझना। ठीक, तो जब भी हम वेग अब इसके लिए निकालेंगे तो याद रखना ये जो आपका n है तो यहीं पर माइनस का 1/n1 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद भैया आपका हमने बताया ना यहाँ पर d है फिर a और नीचे क्या हो जाएगा dt। ठीक है, ये हो जाएगा भैया माइनस, क्यों? क्योंकि ये क्षय होगा तभी ये बनेगा, है ना भैया, ये खत्म होगा तभी ये बनेगा। तो यहां पर ये विघटित हो रहा है, ये बराबर आपस में सभी बराबर होते हैं, इसके लिए हो जाएगा तो भैया माइनस करके 1/n2। ठीक, ये अणुओं की जो संख्या है नीचे चली आ जाती है, फिर d यहां पर क्या है b है भैया, तो यहां पर हम db हो गया और नीचे क्या है dt या डेल्टा t लिखिए या ऊपर भी डेल्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये सब आपस में बराबर होते हैं, ये फिर दोनों किसके बराबर हो जाएगा? तो भैया ये बराबर, उधर जगह नहीं है, ये बराबर इसके, इधर वाला अब की बार क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 1/m1 और यहाँ पे dc बच्चों अपान dt। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना भैया, ठीक, यहां पर ये समझना कि इधर वाला चाहे जितना हो जाए वो सब माइनस के साथ दर्शाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका विघटन होगा तभी ये बनेगा, और यहां पर हमने प्लस के साथ लिखा है। ठीक, और ये बराबर करेंगे, फिर ये वाला है तो प्लस का 1/m2 ये हो जाएगा आपका d और ये d हो गया भैया, और नीचे क्या है बच्चों dt। समझ में आया प्यारे बच्चों? कुछ नहीं करना रसगुल्लों, ये हमने बोल दिया ना कि ये आपका एक फार्मूला होता है। माइनस प्लस क्यों लगता है हमने बता दिया आपको साफ साफ। ठीक, यहां पर माइनस दर्शाता है कमी को या क्षय को या विघटन को, और प्लस क्या है ये बनने की दर को, ठीक है ना, या फिर वृद्धि को, मतलब कुछ भी आप कह लें तो ये हो जाता है। अगर जैसे कोई यहां पर फिर हमने दिखा दिया कि जैसे ये आपका एक क्या है कि भैया एक आपका ये समीकरण के फॉर्म में दिया है, अगर इसके लिए अभिक्रिया का वेग निकालने को बोल दिया जाए तब यहां पर वेग बराबर, यानी ये माइनस माइनस दोनों इधर हैं तो इसलिए क्योंकि ये विघटन हो रहा है, इसमें हमने प्लस लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये बन रहा है। ठीक, ये क्षय हो रहा है तभी ये बनेगा। लेकिन ये आप इसको इसके भी बराबर कर सकते हैं, इसको इसके भी बराबर, इसको इसके बराबर, इसको चाहे जिसके, यानी सब ये आपके सभी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा अभिक्रिया का औसत वेग, और स्टाइकियोमीट्री पर किस तरह से वेग निकालेंगे, ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाया है प्लेलिस्ट में। अगर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है हमसे, तो आपको मालूम होगा कि न्यूमेरिकल भी इस पे हमने कम से कम 3 से 4 करवाया है। नहीं देखा है तो देख लेना बबुआ उसको भी। ठीक, चलिए एक बार इसको भी छाप लीजिए। हो गया भैया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों। अगला टॉपिक क्या है? अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है रसगुल्लों। अभिक्रिया की कोटि क्या है और इसको आप एग्जाम्पल के साथ दर्शाना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है कि किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि। जैसे समझते हैं, जैसे यहां पर कोई भी कह रहा है कि अभिक्रिया के दर समीकरण में, अभिक्रिया का जो दर समीकरण होता है ऐसे आप दर लिख लें, ठीक है ना। अभिक्रिया का जो दर समीकरण है, दर समीकरण, तो अभिक्रिया का जब दर समीकरण या वेग समीकरण कहा जाता है भैया, इसको लिखते हैं आर से। तो आर बराबर, ठीक, आपका मान लेते हैं कि जैसे यहां पर जैसे ए और प्लस बी है, अदर कलर से लिख लेते हैं, एक मिनट। जैसे भैया ए प्लस बी है और ये करके कुछ सी बना रहा है। ठीक, अब इसका भैया अगर वेग समीकरण लिखना होगा बच्चों तो यहां पर के हो जाएगा वेग स्थिरांक, और यहां पर आप ए लिखेंगे, ठीक, और यहां पर आप बी लिखेंगे। और हम मान लेते हैं जैसे यहां पर घात क्या है, ये आपका मान लेते हैं कि यहां पर कोई x है, यहां पर x y है, तो यहां पे अगर x लिख दें, यहां पर y लिख दें। अब अगर आपको निकालना हो क्या चीज बच्चों? कोटि। अगर आपको कोटि निकालना हो भैया तो कोटि कैसे निकालेंगे? कोटि निकालने हमने बताया कि अभिकारक, अभिकारक क्या है? यही है, ये क्या है बच्चों? उत्पाद है। तो अभिकारक की सांद्रता, देखिए जब ए लिखा है तो अभिकारक है, आपने ये कोष्टक लगा दिया तो सांद्रता बोलते हैं। अब यहां पर कोई भी घात लगा दिया तो घात होगा। तो अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। तो भैया अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, घात क्या है? एक x है, इसका y है y, तो इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हमने कर दिया ना, तो इन दोनों का योग ही क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि
कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि। सिंपल सी बात है। जैसे कोई एग्जाम्पल थ्रो आ भी जाता है, जैसे भी क्वेश्चन दे दिया एक, जैसे दे दिया कि R बराबर दे दिया K, यहां पर A दे दिया, ठीक है, घात में 1, B दे दिया बच्चों, घात में 2 दे दिया, और C दे दिया भैया घात में 1/2 दे दिया। अगर दे दिए ऐसे बोल दे कि भैया आपको क्या करना है, इसकी कोटि निकालना है, बोल दे बच्चों क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, इसकी कोटि निकालना है, तो कुछ नहीं है। कोटि बराबर हमने क्या बताया? अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग, यानी इसकी घात क्या है? 1 है, इसकी घात क्या है? 2 है, इसकी घात क्या है? 1/2 है। तो भैया हम लिख सकते हैं ना 3 और प्लस 1/2, ठीक है ना। तो ये कितना लिख सकते हैं? 7/2। ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई, सीधी सी बात है बच्चों। तो ये अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। यानी सांद्रता, अभिकारक की जो सांद्रता होगी, उनकी सांद्रता के घातों का योग ही क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा कोटि। ठीक, अब तो समझ में आ गया ना कि क्या कुछ होता है। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोटि क्या है। फिर अब हम देख लेते हैं आणविकता। ठीक, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए देखते हैं आणविकता को भी हम समझ लेते हैं। ठीक भैया, इससे सिंपल आपको शायद ही रसगुल्लों कहीं पर मिले, इसीलिए बोलते हैं ना कि रटाना हमारी फितरत में नहीं, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए भाई अपनों। चलिए अभिक्रिया के आणविकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के आपको समझाना है, ठीक है ना, उदाहरण के साथ समझाना है। तो अभिक्रिया की देखिए कोटि में हमने बताया अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग, बट आणविकता में, आणविकता का मतलब अणु, कोटि का मतलब घात, इतना याद रखना। तो कोटि में घातों का योग, आणविकता में अभिकारक के अणुओं की संख्या, यानी जितने अणु भाग ले लें वही क्या हो जाती है बच्चों? अभिक्रिया की आणविकता हो जाती है। तो लिखेंगे रसगुल्लों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो न्यूनतम संख्या है बाबू, उसी को क्या बोलते हैं? आणविकता कहते हैं। समझ में आया ना? आणविकता है तो यानी इतना याद रखना कि अभिकारक अणुओं की जो संख्या है आणविकता। कोटि में क्या बताया कि अभिकारक के अणुओं मतलब जो अभिकारक हैं उसके घातों का योग, वो कोटि है। अब तो समझ में आ गया ना? चलिए जैसे यहां पर अगर हमने बताया ना कि कोई भी एक समीकरण लिख देते हैं, जैसे अभी बताया कि भैया एक यहां पे x1a प्लस यहां पर आपका जैसे x2b, ये बन रहा है, कुछ आगे बन रहा है, तो इसमें ये आपको जो दिख रहे हैं ये अणुओं की संख्या है। या फिर जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, भाई हमको तो एग्जाम्पल समझना है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे एक अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं, तो भैया NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं भाई। अब इसका अगर विघटन होगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों? ध्यान से समझना, ये बनाएगा क्या? तो एक भैया एक तो N है, N2 निकल जाएगा बाहर, N2 बाहर निकल गया। अब उसके बाद H है, O है, यानी H2O बना है, जल बन गया। ठीक, अगर देखें तो भैया देखिए जल मतलब हाइड्रोजन कितना है? 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो एक काम करते हैं ना, अगर यहां पर 2 लगा देंगे, 2 दूना 4, ये 2 हो गया बराबर। अगर आप देखें इसमें, अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट का कितना अणु है? 1 अणु है। यहां पर 1 अणु है, तो 1 अणु है ना, तो यही क्या हो जाएगा? आणविकता हो जाएगी। इसकी आणविकता अगर पूछ ले तो कितना? 1। आणविकता कितनी? 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, यहां से लिखेंगे नहीं तो नहीं आएगा। जैसे भैया एक क्या है? जैसे एक ले लेते हैं कि CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, और साथ में इसकी क्रिया करा देते हैं हम कास्टिक सोडा से, NaOH से क्रिया करा देते हैं। तो क्या बनेगा भैया? पहले ध्यान से समझो, यहां पर CH3COONa, ये यानी भैया CH3COON, इस पे पूरा का माइनस चार्ज होता है भाई, इसको हम सेकंड केमिस्ट्री में भी आपको बताया है। और यहां पर Na पे प्लस होता है, तो प्लस माइनस से जुड़ गया, तो सोडियम एसीटेट बन गया। अब क्या बचा है? C2H5, यहां OH बचा है, तो ये साथ में भैया C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल बन गया। अब अगर गौर से आप देखें तो यहां पर इसका 1 अणु है, ठीक है ना, और यहां पर इसका भी 1 अणु है। तो ये द्विआण्विक
अभिक्रिया है, यानी इसमें 2 अणु है, ठीक है ना। यहां पर 1 अणु था, यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 अणु बने हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमने क्या बताया भैया कि अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की जो न्यूनतम संख्या है वही कहलाती है आणविकता। क्या कहलाती है? आणविकता। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं तो एक तो भैया आपका एथिल एसीटेट का अणु है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना, कास्टिक सोडा का अणु है। तो इसमें 2 अणु हो गए, यहां पर 1 अणु हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए इसको भी जल्दी से छाप लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक देते हैं अंतर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, अंतर तो बहुत ज्यादा पूछता है बच्चों, याद रखना भैया, ठीक है ना। कोटि तथा आणविकता में अंतर या आणविकता तथा कोटि में अंतर एकदम से माइंड में छाप लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना लाजवाब है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। अब चाहे भैया एक ही सेट में आए, 2 में आए, लेकिन हर साल पूछता है, इतना हम जरूर कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, आणविकता भी हमने देख लिया, अब कोटि मतलब कोटि भी देख लिया, दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों देखिए यह एक सैद्धांतिक मान है, ठीक है, लेकिन जो कोटि है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी मतलब प्रायोगिक मान है, ठीक। तो पहला ये एक सैद्धांतिक मान है और ये क्या है, एक प्रायोगिक मान है, ठीक। प्रयोगों के आधार पर इसको निकाला जाता है कोटि को। फिर उसके बाद अगर हम आणविकता बात करें तो ये वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। अभी बताया ना कि अभिकारक की जो अणुओं की संख्या है वही क्या है, आणविकता है। बट कोटि क्या होता है बच्चों, कोटि में बताया ना कि ये सांद्रता जो होती है, तो भैया सांद्रता के पदों के घातों का योग, अभी बताया ना अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि 0H2O ऐसे, ठीक है ना, शून्य। तो यानी जो अभिक्रिया की आणविकता है कभी भी शून्य हो ही नहीं सकती। बट बच्चों क्या है, ध्यान देना कि अभिक्रिया की जो कोटि है रसगुल्लों, उसका मान शून्य हो सकता है। यानी अभिक्रिया की जो कोटि होगी, जैसे K बराबर भैया यहाँ पे सॉरी, जैसे R बराबर हम लिखें K, तो बच्चों यहाँ पर A का मान 0 भी हो सकता है। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, बट आणविकता कभी नहीं। अगला है कि इसका मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, यानी आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है, ठीक है ना। ये एक पूर्णांक, यूं कह लें कि अभिक्रिया की जो आणविकता है एक पूर्णांक संख्या होती है, एक पूर्ण अंक होता है। लेकिन अगर अभिक्रिया की कोटि की बात कर लें बच्चों, तो अभिक्रिया की जो कोटि है भैया इसका मान भिन्नात्मक, यानी इसका मान क्या है, ये पूर्णांक भी हो सकती है, ठीक है ना। हमने बताया कि ये शून्य भी हो सकता है, ये भिन्नात्मक भी हो सकता है, तो ये इसका मान ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभिक्रिया की जो आणविकता है इसका मतलब ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, ठीक। तो ये रहे अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। चलिए रसगुल्लों इसको भी जल्द से जल्द छाप लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों हम इस टॉपिक के बारे में कहना चाहेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। भैया आपके ये पूरे के पूरे 4 नंबर में पूछता है बच्चों, ठीक है। जब अगर अभिक्रिया मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया अकेले पूछ ले तब तो आपका ये 2 नंबर वाला बनेगा, उदाहरण सहित पूछ लेगा। बट अगर पूछ लिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, देन बच्चों ये टॉपिक आपका पूरे 4 नंबर का बन जाता है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया हो या प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, दोनों में एक जरूर आता है, याद रखना। तो चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट भाई थोड़ा, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है भैया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता क्या है, हमने तो देख ही रखा है। लेकिन अब कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया।
चलिए देखते हैं। ठीक, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं परिभाषा। पहला तो ये कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। लाइक दैट, जैसे समझना बच्चों, जैसे भैया हम क्या करते हैं, ये ए है, ठीक, और उसके बाद ये ए से बी तैयार हो रहा है। अगर यहां पर अगर हम अब निकालने बैठ जाएं कि भैया यहां पर क्या बताया कि कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कह रहा है, तो हमने क्या बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, अब अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते हैं तो अभी बताया था इसके पहले शुरू में, dx/dt, या अभिक्रिया का वेग कह लें, अभिक्रिया की दर कहो बच्चों, चाहे अभिक्रिया का वेग कहो रसगुल्लों, दोनों एक ही बात है बबुआ। तो यहां से अब अगर हम इस रिएक्शन में देखेंगे भैया, तो यहां पर यही तो कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है यानी dx/dt, वो कह रहा है कि अभिकारक क्या है ए, इसकी सांद्रता बोलेगा तो कोष्ठक लगा देंगे, के शून्य घात के समानुपाती हो, यानी इसके शून्य घात के समानुपाती हो जाए तो इस अभिक्रिया को कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक, समझ में आना, दो तरीके से परिभाषा। पहला बच्चों कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के घात पर निर्भर ही ना करे, तो इसका मतलब अगर शून्य है तो निर्भर कहां करेगा। या फिर हमने ऐसा बताया कि भाई फार्मूला देख करके यहीं से एक नई परिभाषा बना लो कि वह अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसमें क्या हो जाता है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के, ये समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती होती है ना, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन H2+Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन, भाई सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में अगर इनकी हम क्रिया कराएं, लिख देते हैं भैया कि सनलाइट, आप हिंदी में लिख देना सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में अगर हम क्रिया कराते हैं तो भाई H है, Cl है, तो HCl बन जाएगा। ठीक, अगर देखें तो दोनों दो दो अणु है तो यहां पे 2 लगा दिए। अब इसके लिए अगर आपको बोल दिया जाए कि अभिक्रिया मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर इसमें हम देखेंगे अभिक्रिया की जो दर होगा, ठीक है ना, यह अभिक्रिया का वेग यानी dx जो अपान dt, ठीक, ये क्या हो जाएगा भैया, इसको अगर हम बराबर करना भी चाहते हैं या फिर इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसमें जो H2 है इसकी भी घात 0 और Cl2 है इसकी भी घात 0, ठीक है ना। तो यही चीज हो जाता है कि अभिक्रिया की दर मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो जाए उसे अभिक्रिया मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अब हम वेग स्थिरांक यानी k का मान निकालेंगे, ठीक है ना, यानी इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है भैया, पहले भी बता दिया है आपको। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर हम चलते हैं आगे। हो गया बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसका हम डेरिवेशन। तो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा करते हैं। ठीक, देखिए भैया कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है, ठीक है ना। कितनी भी वीडियो आपने क्यों ना देखी हो, आज सारा का सारा डाउट आपके माइंड से छू मंतर होने वाला है। देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है, कोई अभिकारक है भैया ए से मान लेते हैं कि कोई उत्पाद बन रहा है, तो भैया हम कोई भी उत्पाद बना दे रहे हैं, जैसे B+C बना दे रहे हैं, ए से B+C बन रहा है, तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है ना, ये भी जानना बच्चों, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है भैया, तो हमने बता दिया ना कि ये आपका क्या होता है, अभिकारक, अभिकारक होता है रसगुल्लों। ये क्या होता है, उत्पाद होता है बच्चों, ठीक है ना, उत्पाद होता है।
अब यहां पर अगर आप देखें बच्चों, हमको क्या करना है, अगर हम अब लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से, तो हम लिखेंगे ना, आप यही तो लिखेंगे कि शून्य, मिनट ज्यादा हो जा रहा है, लिखेंगे बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है बच्चों, यही तो कहती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर यानी dx/dt, वो अभिकारक यानी A की सांद्रता, ये कोष्टक लग गया, के शून्य घात के, ठीक है ना, समानुपाती होती है। कुछ हमने किया नहीं किया, सब का सब भी पहले से सेट है, ठीक है। तो dx/dt ये अनुक्रमानुपाती है इसके। बट बच्चों अगर ये वाला चिन्ह हटाते हैं, जैसे dx/dt हटा दिया, ये हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया भैया, तो इसके स्थान पे k हो जाता है वेग स्थिरांक, ठीक। अब यहां पर आपका ये a लिख दिया आपने और ये घात 0 लिख दिया, ठीक है ना, क्या लिख दिया, घात 0 लिख दिया। अब एक चीज ध्यान देना, किसी भी कोई भी मतलब अंक हो, उसका घात 0 का मतलब ही क्या है, वैल्यू 1। जैसे अगर 2 का घात भाई 0 तो बराबर 1 ही होगा, x की घात 0 तो बराबर 1 ही मान होगा बच्चों। तो यहां पर आप लिखना चाहें तो भैया लिख भी सकते हैं, चूंकि ये जो a है इसका घात 0 का मतलब क्या है बाबू, 1 है। तो यहां पर अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा भैया dx/dt बराबर का बच्चों यहां पे ये k हो जाएगा इंटू 1, क्योंकि इसके बराबर भाई 1। यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना रसगुल्लों, आगे भी नहीं होगी भाई, आगे भी नहीं होने देंगे। चलिए देखते हैं, अब आगे समझिएगा बच्चों, आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर, हमने क्या किया, केवल k है ना, इसको 1 लिखने से कोई मतलब है ही नहीं। अब इसको हम अगर यहां इसको लाएं, ठीक, अगर हम इसको ऐसे लाएं तो dx बराबर हम लिख सकते हैं k इंटू dt। अब यहां पर हम लगाएंगे भैया समाकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन अगर हम इसका क्या कर देते हैं, समाकलन, तो समाकलन का प्रतीक ये होता है भाई, बायोलॉजी वाले थोड़ा कोऑपरेट करना बच्चों, यहां पर समाकलन ये चिन्ह होता है, इंटू ये dx हो गया, बराबर का भैया ये आपका जैसे समाकलन k इंटू dt है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं समाकलन dx बराबर, ये k क्या है, अचर पद है, इसको बाहर निकालिए, यहां पर केवल और केवल dt। अब समाकलन का एक रूल होता है, रूल क्या होता है, यानी फार्मूला होता है। समाकलन जैसे dx है तो बराबर x, समाकलन dt है तो बराबर t, जैसे समाकलन dr है तो बराबर r, जिसके सापेक्ष हो वो बराबर इसके, ठीक है ना। जैसे समाकलन dm है तो बराबर m। अब तो बात पल्ले पड़ गई। तो यहां पर हम जैसे बता दिए भैया, तो यहां पर अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं समाकलन dx का केवल x हो गया, बराबर ये k आपका रहा इंटू ये t हो गया भाई, t के सापेक्ष है, और प्लस का c। अब c इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये समाकलन मतलब नियतांक होता है। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब अगर समीकरण 1 में ध्यान दिया जाए, अगर समीकरण में 1 ध्यान दिया जाए बच्चों, तो यहां पर हम कुछ अप्लाई करेंगे। यदि मान लेते हैं कि समय 0 हो, समय यदि हम लिख देते हैं बच्चों कि यदि t बराबर 0 यानी समय ना के बराबर हो, समय ना लगे, तो ऐसे केसेस में भाई क्या हो जाएगी, अब क्रिया एकदम ठप्प हो जाएगी। तो यहां पर हम कह लें तो भैया x बराबर भी 0 हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल होगा। तो ऐसे केसेस में अब इस फार्मूले से ध्यान देना, यानी जो समीकरण 1 बना है बच्चों, x के बराबर हम 0 लिख देंगे भैया, बराबर बच्चों k इंटू, यहां पर ध्यान देना k इंटू टी, तो t के बराबर भी 0 हो जाएगा, तो ये भी पद 0, प्लस का c। यूं कह सकते हैं कि c बराबर 0। अब ये c वाला वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर पुट कर देंगे। तो भैया c वाला जब यहां पे लिखेंगे तो अब लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अगर आप गौर फरमाइए भैया, तो यहां पर x है तो x लिख लिया बच्चों, बराबर k इंटू टी है तो भैया k इंटू टी लिख दिया, प्लस का बच्चों c के स्थान पे अब 0 मिल गया है तो इसको हम 0, तो x बराबर यहां पे k इंटू टी आ गया, ठीक, x बराबर k इंटू टी आ गया, या फिर k बराबर हमको k ही चाहिए,
K बराबर x अपान टी। तो हमको यही चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, यही कि x बराबर मतलब K बराबर x अपान टी। K क्या है, अभिक्रिया का वेग, मतलब वेग स्थिरांक है। x क्या है, दर को बता रहा है, t क्या है, समय को। लेकिन एक चीज और याद रखना बच्चों, इसमें भैया मात्रक भी पूछ लेता है, ठीक है, और पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई नई बात नहीं है, पूछ लेता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए। तो भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे भाई, मात्रक आप देखिएगा, जैसे अभिक्रिया की दर है तो इसका मात्रक, वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर क्या होता है, तो भैया इसका मात्रक हो जाता है कि मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हो जाता है। और ये क्या है भैया, बटे में समय का मात्रक सेकंड हो जाता है। तो यूं कह लें तो हम मात्रक लिखना चाहें तो भैया क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। या फिर कहीं कहीं आप देखें ना तो ऐसे लिखा होता है भैया कि मोल, उसके बाद फिर उसके बाद यहां लीटर इनवर्स 1, फिर उसके बाद सेकेंड इनवर्स 1, ऐसे करके लिखा होता है। तो चाहे आप जैसे लिखें, बट याद रखना मात्रक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं कि भैया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और साथ में इसका मात्रक। तो भैया समझ में आ गया बच्चों, उम्मीद है कि आया होगा, ठीक है ना रसगुल्लों। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए हो गया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, भाई नाम ही है प्रथम कोटि, जिसमें कोटि क्या हो, एक हो। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकार मतलब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो बच्चों, तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, है ना। शून्य कोटि में तो शून्य घात था, यहां पर प्रथम कोटि है तो प्रथम घात होगा। और इसके लिए भी क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यूं कह लें भैया ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोनों में कोई एक टपकेगा, पूरे 4 नंबर में ये भी पूछता है, ठीक है ना। अगर ना भाई आपको यकीन हो तो किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, मालूम पड़ जाएगा। कभी कभार इसमें अगर डेरिवेशन नहीं आता तो जो फार्मूला हम लिखाएं, यानी जो फार्मूला आज प्राप्त करेंगे उस पे न्यूमेरिकल बना देता है 3-4 नंबर का, तो बचकर नहीं जा पाओगे भैया, अगर आपको भैया आपने इसको मिस कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो हमने बता दिया, परिभाषा कैसे लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम कोई भी ले लेते हैं, कोई भी चीज है, यहां पर जैसे हम बता दे रहे हैं भैया कि जैसे यहां पर कोई चीज हमने बताया ए है, ठीक है, ए से बी, ए से ये बी है, ठीक है, ए से ये बी बन जा रहा है, 1 मिनट। अगर अब हम यहां पर अब इसके लिए हम लिखेंगे यानी प्रथम कोटि के लिए, ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने क्या बताया बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर यानी dx अपान dt, अभिकारक यानी A की सांद्रता, कोष्टक लगा दिया यानी सांद्रता के प्रथम घात, यानी यहां पे प्रथम घात लगा दिया, के अनुक्रमानुपाती होती है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, मतलब क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके जैसे एग्जाम्पल भी अगर कभी कभार उस तरह से एग्जाम्पल पूछ लेता है भैया, उदाहरण, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जैसे एक हो गया कि ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज नहीं, जैसे शर्करा का अणु ले लेते हैं, C12 H22 O11, हम शर्करा ले लेते हैं और इसका जल अपघटन करा देंगे। अगर हम इसका जल अपघटन करा देते हैं भैया, तो इसके जल अपघटन से बच्चों क्या बन जाएगा, तो देखिए यहां पर C12 है, ठीक, H22 है और ये है, तो यहां पे H24 हो गया, O12 हो गया, तो इसका मतलब अब यहां पे एक तो ग्लूकोज का अणु बन जाएगा C6H12
O6 और साथ में भी एक C6H12O6, ये बन गया। ठीक है ना, तो ये एक तो आ गया भैया आपका ग्लूकोज का अणु, एक तो ग्लूकोज हो गया और दूसरा क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है ना, फ्रक्टोज, ये आपका केमिस्ट्री के लास्ट वाले चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे, अभी उदाहरण समझना है। और ये क्या है, शर्करा है। ठीक है, शर्करा है, केन शुगर, गन्ने की शर्करा। ठीक, गन्ने की शर्करा है, याद रखना, चीनी का सूत्र। तो अगर यहां पर पूछ ले कोई, अगर यहां पूछ ले अभिक्रिया की जो दर है, यानी जो dx है अपान dt, ये अनुक्रमानुपाती किसके, यानी इस वाले के, किसके भैया, C12, ठीक, H22O11, इसके प्रथम घात के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है ना, इसके क्या हो जाएगा, ये वाला कोष्टक नहीं लिखेंगे भाई, ये इसके प्रथम कोट मतलब प्रथम घात के समानुपाती हो जाएगा। तो यही तो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यही तो बताया ना कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो जाए, तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, आई बात समझ में। चलिए इसको भी जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम इसके लिए डेरिवेशन देख लेते हैं। हो गया भैया। चलिए एक बात बताइएगा, पढ़ने में मजा आ रही है ना, अगर मजा आ रही तो भैया जमकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, भले ही स्क्रीन चली जाए मोबाइल की, लाइक तगड़ा करिएगा। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं ना, फोड़ना नहीं है मोबाइल। ठीक है, नहीं तो आपसे कैसे रूबरू हो पाएंगे। बस आपको दिल लगाकर पढ़ना है भाई। हम बार बार ये बोलते हैं, आपके माता पिता आपसे एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ठीक, अगर ना समझ में आए ना, कभी सिटी में चले जाओ, हर सिटी में एक लेबर चौराहा होता है। अगर कभी आपको अपने ऊपर बड़ा नाज हो जाए कि मैं तो यार टेंशन ही क्या है, मैं तो मस्त इंजॉय कर रहा हूं, तो कभी आप लेबर चौराहे पर चले जाओ। जिंदगी क्या है, उसका असली मकसद क्या होता है, जिंदगी किस तरह से क्या क्या करवा सकती है, गरीबी क्या करवा सकती है, आपको मालूम पड़ जाएगा। वहां पर जाओ ना तो सारा सारा दिन इंतजार करते रहते हैं लोग कि कोई सेठ गुजरे इधर से और हमें कोई काम मिले, हम 300-400 रुपया कमाएं और घर जाएं, उसमें से 100 रुपये का बच्चों के लिए मिठाई, खाना पीना या फिर कुछ भी हो जाए, फल फ्रूट्स ले जाएं। उसके लिए भी उनको सोचना पड़ता है 10 बार। तो गरीबी बहुत ही बुरी चीज। हाँ, ये जरूर है कि गरीबी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमको भैया लड़कर मेहनत करके आगे निकलना है, हमें गरीबी से नहीं डरना। अगर गरीबी से डर जाएंगे तो भैया हम आगे कहाँ से आएंगे। अगर किसी को पहले से ही सुख संपत्ति मिल जाए तो तब तो और भोग विलास के दुनिया में मगन रहेगा। तो गरीबी कहीं ना कहीं हमको ये सिखाती है कि भाई लड़ो, इससे मेहनत करो, आगे बढ़ो, उसके बाद जो मजा है ना, तो भैया उसका सुकून एक अलग ही होता है। इसलिए बच्चों समय मत गंवाओ, नहीं तो ये समय अगर आपको देखना पड़ जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या गरीबी होती है, जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। तब मोनू सर की बातें आपको याद आएंगे। इसलिए दिल लगी करो, किताबों से करो, मेहनत करो। ठीक है ना, आप सोचते हो कि आज जिसके लिए आज इधर उधर कर रहे हो, कल छोड़कर चला जाएगा भाई, यकीन मानो चला जाएगा। कोई नहीं है आपके माता पिता के सिवाय इस दुनिया में, कोई नहीं है आपका। तो काहे आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, काहे किसी के पीछे परेशान है, काहे किसी के लिए इतना। आप एक चीज ध्यान देना, जिसको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दोगे वो जिंदगी में आपकी कदर करेगा ही नहीं, आपको समझेगा आप नकारा हो, बेकार हो, आपको कोई काम नहीं है, मेरे दिन रात मेरे पीछे टहल रहो। वो जो कुछ कहेगा तब वो आप करोगे, लेकिन खुद के अगर मालिक बन गए ना तो राजा आदमी हो जाओगे, राजा की तरह जिंदगी जियोगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको राजा बनना है या फिर गुलामी करना है। ठीक है ना। चलिए तो भैया अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों देख लेते हैं वेग स्थिरांक, यानी इसमें भी के लिए फार्मूला यानी निकालेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें भी हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं भैया कि कोई अभिकारक क्या है बच्चों, ए है। कोई अभिकारक ए है और ए से कोई उत्पाद बन जा रहा है, तो हम यहां पर उत्पाद ही डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं कि कोई उत्पाद ही बन रहा है। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहां पर बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी, जरूरी नहीं कि आपकी हिंदी में लिखें, तो हम ऐसे इसमें इस तरह से दर्शा दिए हैं। ठीक है, अब यहां पर अब थोड़ा आपको समझना होगा। तो थोड़ा समझना यह है कि मान लेते हैं कि भैया इसमें हम मान लेते हैं कि किसी समय पदार्थ की, इसको थोड़ा इधर लिखेंगे नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि आ जाए, नहीं तो नहीं आ पाएगा। यहां पर ये बी है,
ठीक है, अब समझिए, मान लेते हैं बच्चों कि किसी समय जो प्रारंभिक सांद्रता है, किसी समय किसी अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है, हम मान लेते हैं वो क्या है, किसी समय वो भैया आपका जैसे क्या हो जाता है, ए है, ठीक है, और उसके दरमियान, ठीक है ना, जो समय है वो क्या हो जाता है यहां पर, मतलब ये उत्पाद जो है, सॉरी उत्पाद है वो क्या बन रहा है, 0 है, ठीक, प्रारंभिक समय। अब उसके बाद हम मान लेते हैं कि टी समय बाद हम मान लेते हैं कि टी समय के बाद जो ये अभिकारक है उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, A-X, यानी विघटन हो जाता है। अब उत्पाद क्या बनता है, तो भैया इसमें विघटन करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ओनली केवल X बचेगा। तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चीजें इसमें ये समझनी है, ठीक है। हमने क्या बताया कि ए से बी, या फिर ए से हमने बता दिया कि यहां पर जैसे बोल दिया ना, इसमें अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप लिख दीजिए कोई उत्पाद बन रहा है, ऐसे में समझ में आ जाएगा, ये अभिकारक है, ये उत्पाद। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता किसी दरमियान या किसी समय में या टी बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी रसगुल्लों, ए थी। फिर मानते हैं कि भैया उस समय उत्पाद 0 बन रहा था, उत्पाद नहीं बन रहा था। फिर हमने क्या किया कि टी समय के बाद मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वो बदलकर A-X हो जाती है, तो अब उसके बाद जो उत्पाद रह गया वो X शेष रह गया। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम वही चीज लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है dx/dt। ये अनुक्रमानुपाती है किसके, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती, ठीक है ना, प्रथम घात के। अब इसको हम लिखना चाहेंगे सही से, तो dx/dt, जब भैया इसको हम बराबर हटाएंगे तो ये k हो जाएगा आपका, हमने बताया ना कि ये, ठीक है, नियतांक हो जाएगा, और ये आपका ए रहेगा। तो इसको हम एक लिखें या ना लिखें, इस तरह से। अब लेकिन एक चीज ध्यान देना, टी समय के बाद क्या हो रहा है वो भी अपने को लिखना है। तो अब हम लिखेंगे बच्चों यहां पर टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय के बाद क्या हो रहा है, जरा आप भी गौर फरमाइए बच्चों। टी समय के बाद ये जो सांद्रता थी A-X हो गई थी कि नहीं, तो A के स्थान पे वही हम A-X रख देंगे, तो ये हो जाएगा भैया dx/dt बराबर बच्चों ये k हो जाएगा, और यहां A-X हो जाएगा इसके स्थान पे ये, क्योंकि टी समय के बाद देखिए यही बच रहा है, तो यहां पर वही लिख दिया, ठीक है। अब इस चीज को हम इधर लाएंगे, इधर कर देंगे इसको थोड़ा, तो ये हो जाएगा भैया dx, और नीचे का इसको A-X यहां ले लिए भैया, और उसके बाद बराबर ये आपका इधर चला गया k × dt चल गया, ठीक है। अब फिर से वही कहानी जो शून्य कोटि में हमने दोहराया था, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो भैया हम क्या कर देंगे बच्चों, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ठीक है। समाकलन जब करेंगे लल्ला तो क्या हो जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह है, और ये नीचे भैया A-X है बच्चों, ठीक। अब इसको इंटू dx थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, है ना, ये dx है 1/, इतना लिख दिया, बराबर इसमें भी समाकलन k × dt, ठीक। तो यहां पर इसको थोड़ा और सजाते हैं, 1/A-X, ठीक है भैया, यहां पर क्या है dx है बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके भाई इसका जो k है बाहर निकाल लेते हैं, इंटू यहां पे dt। अब एक फार्मूला होता है, माइंड में अपने छाप लीजिए, 1/A-X हो बच्चों, तो ये माइनस का log e A-X होता है, ठीक है ना, इसके बराबर फार्मूला होता है, इसके बराबर होता है, तो लिख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए डायरेक्टली कहां से ये हो रहा है, तो ये फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है समाकलन, यानी 1/A-X का समाकलन करना हो, माइनस log e, ठीक, log बेस e A-X, ठीक है। अब तो समझ में आया। तो यहां पर हम इसको लिखना चाहेंगे तो भाई एक लाइन और लिख सकते हैं, माइनस का यहां पे log बेस e A-X हो गया, बराबर भैया यहां पर k रखेंगे, फिर उसके बाद dt का भाई t के सापेक्ष है तो भैया t हो जाएगा, और प्लस का c, ठीक है ना, ये c हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें भी वही चीज करेंगे भाई,
क्या करेंगे, यदि, ठीक, इसमें भी सेम वैसे जैसे उसमें था पूरा वही है, मिलता जुलता। यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0 भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है भाई, वो वैल्यू वही चीज रखना है। तो ये बच्चों क्या है, माइनस का log बेस e, और भैया a, अब ध्यान समझना, माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो केवल यही बच जाएगा, बराबर इधर देखते हैं t का मान 0 रख दिया तो भैया ये पूरा k को 0 कर देगा, केवल और केवल इधर c रह गया। तो यूं कह सकते हैं कि c के स्थान पे माइनस log e a बच गया, वही मान आपको क्या करना है, c के स्थान पे पुट कर देना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे भैया, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बबुआ, याद रखना, ये माइनस का log बेस e a माइनस एक्स हो गया भैया, बराबर का बच्चों k इंटू टी है, तो k इंटू टी। अब देखिए बच्चों, प्लस का c है लेकिन यहां c का मान माइनस में है, तो भैया ये क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, और यहां पे log बेस e a है, ठीक, ये मान। अब देखिए इस चीज को हम इधर लाएं चाहे इस वाले को इधर लाएं, ठीक है ना, हम क्या कर दें, हमने कहा ना चाहे आप इसको इधर लाएं चाहे उधर। तो एक काम करते हैं कि k इंटू टी बराबर कर लेते हैं, k इंटू टी बराबर जब कर लेते हैं तो इधर आएगा तो ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा, यानी log e a, भाई इसको ला रहे हैं इधर तो ये प्लस में रहेगा, ये तो अपने आप जो है वही रहेगा, माइनस का log बेस e a माइनस एक्स ये रहेगा, ठीक है। या फिर हम इसको k बराबर निकालना चाहे तो 1 अपान ये t हो जाएगा, ठीक, भाई ये k बराबर 1 अपान टी, और देखिए ये log m माइनस log n एक फार्मूला होता है, ठीक है, चूंकि देखिए log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n, ठीक, लॉगरिथम में याद रखना, लघुगणक में भैया एक फार्मूला होता है log m माइनस log n बराबर log m बटे n, ठीक। तो यहां पर हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं भैया, इसलिए आप अच्छे से इसको अपने माइंड में रख लीजिए। तो ये हो जाएगा log बेस e यानी a अपान a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ये तो रहा log बेस e के फॉर्म में, बट अपने को log बेस 10 के फॉर्म में लिखना होगा इसको, तो कैसे लिखेंगे, k बराबर ये हो जाएगा भैया 2.303 अपान नीचे t हो जाएगा भैया, यहां पे अब log बेस ये 10 हो गया, ठीक है ना, log बेस ये हम 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा a अपान a माइनस एक्स, ये log बेस 10 के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी k के लिए व्यंजक आ गया। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ठीक, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है रसगुल्लों, ठीक है ना, बड़ा ही आसान है, बस एक बार दो बार देखेंगे तो भाई अगर थोड़ा दिक्कत भी हो रही होगी तो वो सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। चलिए भैया जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर उसका मात्रक भी देखना है, भी हम मात्रक भी देख लेते हैं। चलिए पहले इसको छाप लीजिए। हो गया बच्चों। अब देखिए इसका मात्रक भी पूछ लेता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकालिए, ठीक है, पूछा गया है भैया। तो ये तो पूरा हो गया, चलिए अब इसका हम मात्रक निकालना आपको बता देते हैं कि मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए भैया अगर मात्रक निकालना हो तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका k बराबर 2.303, तो क्या लिख रहे हैं भैया, 2.303 अपान टी, उसके बाद log बेस यहाँ पे 10, अब ये a अपान a माइनस एक्स, ठीक, क्योंकि log बेस 10 की ये मान होता है इसीलिए ये आ गया, नहीं कहो कहाँ से आ गया, ठीक है ना, ये log 10 का मान होता है बच्चों। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें मात्रक की बात जब भी आए भैया तो इससे कोई मतलब है नहीं, अगर यहाँ पर देखें तो केवल और केवल 1/t बचा है, ठीक, क्योंकि इससे मात्रक में नंबर से कोई मतलब नहीं कि ये कितनी संख्या है। अगर देखें a क्या है, सांद्रता है, तो सांद्रता का क्या हो जाएगा भैया, a का मात्रक मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, और ये नीचे क्या है, t समय के बाद सांद्रता है, भले t समय के बाद हो लेकिन इसका भी तो भैया मोल प्रति लीटर ही होगा, तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी 1/t बचा, ठीक है ना, पूरा क्या बचा 1/t, 1/t का मतलब क्या, 1 समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। या फिर इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स 1, ठीक,
तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस फार्मूले में याद रखना के क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक, अगर आपको जैसे ना भी पता हो याद रखना भैया, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। के क्या है, टी क्या है, ए क्या है, ए माइनस एक्स क्या है, सब कुछ लिखा दे रहे हैं। के क्या है भैया, वेग स्थिरांक। क्या है बच्चों, वेग स्थिरांक है भैया। टी क्या है, समय है। ए क्या है, तो ये क्या है, ए क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता। भैया फार्मूले में आगे भी बताया है ना, प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक, उसके बाद ए माइनस एक्स क्या है, तो बच्चों ये टी समय बाद सांद्रता है, टी समय बाद सांद्रता है। तो इन सब का भी मतलब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर नहीं पता चलेगा कि भैया ए क्या है, ए माइनस एक्स कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते ना। चलिए भैया इसको भी मात्रक जो है छाप लीजिए। हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक ये भी अपने आप में एक लाजवाब टॉपिक है बच्चों। ठीक, ये भी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, या आपको मतलब ये चीज क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लेंगे अर्ध आयुकाल होता क्या है। ठीक, अर्ध आयुकाल नाम ही है अर्ध आयुकाल। तो वह समय जितने समय में कोई अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए। ठीक, कोई प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं ए है, ठीक है ना, तो ए से इसका आधा होने में a/2 होगा। तो भैया जो समय है, यानी जो समय लगेगा वही क्या है, टी हाफ होता है। उसी को क्या कहते हैं, टी हाफ। टी हाफ ही क्या होता है, अर्ध आयुकाल होता है। तो हमने बताया ना कि वह समय जिस समय में कोई प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है ना, अपनी सांद्रता मतलब कोई ये क्या है, मतलब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए, उस समय को अर्ध आयुकाल या टी हाफ कहते हैं। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। अब इसका भैया हमको प्रूव भी करना है, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना भी है तो अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, उसे कहते हैं भैया अर्धायुकाल। तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है बच्चों, तो हम निकालेंगे अब कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया यही तो है, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स, यही होता है। अगर ध्यान से देखें बच्चों, यहां पर देखिएगा, हम मान लेते हैं कि अब यहां पर माना, क्योंकि अब हम अर्धायुकाल के लिए सब कुछ चल रहे हैं, माना अब t बराबर क्या कर दें, t हाफ कर दें, और जो सांद्र मतलब ये है x है, उसका मान a/2 कह दें। यही तो कह रहा ना कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए, यही तो कह रहा है कि भैया x के स्थान पे a/2 कर दें। ठीक, देन ऐसे केसेस में अब इस फार्मूले में क्या बन जाएगा, तो भैया अब ये फार्मूला अगर देखें तो कुछ इस कदर हो जाएगा, के बराबर 2.303, नीचे क्या हो जाएगा, टी हाफ, और यहां पे भैया लॉग बेस 10 a/, ये a माइनस a/2 हो गया। ठीक, क्योंकि x के स्थान पे a/2, हमको टी हाफ चाहिए तो हम टी हाफ बराबर लिखते हैं ना, टी हाफ बराबर 2.303 और नीचे के हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बचेगा, लॉग बेस 10। अब ये तो भैया ऊपर a है और नीचे बच्चों 2 1 कम 2, 2 में से 1 गए, 1 a बचा, नीचे 2, तो a/2 हो गया। ठीक, तो यहां पर कटने वाली चीजें में a से a कट गया, तो बचा क्या भाई, क्या बच गया बच्चों, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर ये 2.303 और अपान ये के हो जाएगा। अब यहां पर बच गया log 2। अब log 2 का मान कितना होता है, log 2 तो लिखना चाहेंगे लिख देंगे, चूंकि ये log 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010 ये log 2 का मान होता है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा फार्मूला,
अब आपका जो फार्मूला हो जाएगा भैया वो क्या बन जाएगा, लिखेंगे बच्चों कि टी हाफ बराबर 2.303 नीचे के हो जाएगा, यहां log 2 बचा, इसका मान कितना बच्चों 0.3010 दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर, भैया इसका गुणा करेंगे तो 0.693 होता है और नीचे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर आप गौर से देखिए, अब आप कहेंगे इसमें निकला क्या है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो काहे नहीं आ रहा, समझो। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये कह रहा है कि जो मतलब अर्ध आयु काल है उस फार्मूले में कहीं ए नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं है, ठीक है ना। यही कह रहा है कि अर्ध आयु काल जो है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब अगर इस फार्मूले में ए बचा रहता तब तो निर्भर करता, ए नहीं है यानी निर्भर नहीं करता है, और यही टी हाफ यानी अर्ध आयु काल के लिए आपका फार्मूला हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए भैया, हमारा भी मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते। चलिए कोई बात ना भाई, पानी की भाई प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन आज स्टूडियो में पानी नहीं रखा है, खैर अब नीचे जाएंगे तभी पियेंगे। चलिए पहले इसको थाप लीजिए। हो गया भैया, हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण। ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, नया यूं समझिए ऐड हुआ है, ठीक है। कि आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, कभी कभार इसका पूरा लघुगणकीय रूप भी पूछ लेता है, तो कभी कभार केवल इसको ग्राफ पर दर्शाना होता है। चलिए हम सब कुछ देखेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आर्हेनियस जो समीकरण है, तो आर्हेनियस, स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना, एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसका नाम है आर्हेनियस समीकरण। अब इसके द्वारा अगर हम बात करें तो आर्हेनियस समीकरण में वेग स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए इन्होंने समीकरण दिया था, ठीक। स्वांटे आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। इस समीकरण को ही कहते हैं आर्हेनियस समीकरण, यानी के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी, यही आर्हेनियस समीकरण होता है, ठीक है ना। यही क्या होता है बच्चों, ये होता है आर्हेनियस समीकरण। अब आर्हेनियस समीकरण देखिए, इसमें क्या होता है कि कभी कभार पूछ लेता है कि उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए, तो प्रतीक भी जानना बेहद जरूरी है। हम प्रतीक थोड़ा लास्ट में देख लेंगे, पहले इसका लघुगणकीय रूप देखेंगे, ठीक है ना, कि इसका लघुगणकीय रूप, इसका लघुगणकीय रूप देखेंगे, यानी लघुगणक रूप इसका क्या होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई के हो जाएगा बराबर, यहां पर भी लॉग बेस ई हो जाएगा ए इंटू ई के पावर माइनस का ई ए अपान आर टी हो जाएगा, ठीक है ना, आर टी हो जाएगा। अब इसको देखिए हम थोड़ा और सजा के लिखेंगे तो लॉग बेस ई के हो जाएगा भैया। अब देखिए बच्चों यहां पर एक फार्मूला आपका और लग गया है, चूंकि लिखना चाहेंगे जैसे लॉग, यहां पर लॉग बेस ई, फिर m इंटू अगर n होता है, जैसे m गुणे n हो गया, m गुणे n हो गया तो इसके बराबर होता है log m प्लस log n, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। ये log m गुणे n का बराबर log m प्लस log n, ये फार्मूला एक होता है, ठीक है ना। तो हम यहां पर वही चीज लिखेंगे भैया, इसको हम हटा दे रहे हैं, याद रखना अब इतना कि यहां पर क्या हो जाएगा log m यानी log बेस यहां पे a हो जाएगा ई ए प्लस लॉग ये वाला ई की पावर माइनस का ई ए अपान आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और भी सजा देते हैं। अब यहां से भी एक फार्मूला फिर लग गया है, यहां से भी एक फार्मूला क्या लग गया है, यहां से एक फार्मूला लग गया है कि चूंकि लॉग m की पावर n इसके बराबर क्या, क्योंकि ये m समझिए इसके पावर n है, तो ये आगे आ जाता है, इसके बराबर हो जाता है log मतलब n log m,
ठीक, तो ये फार्मूला हम अगर लिखेंगे बच्चों तो यहां से फिर से इसको लिखना चाहेंगे तो भैया हो जाएगा log बेस ई के हो जाएगा बराबर यहां पर log बेस ई, यहां पर ए है। अब उसके बाद हमने क्या बताया, जो ये घात है आगे आ जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा घात है भैया आगे आ जाएगा, तो ये मतलब यहां पर ध्यान देना ये तो प्लस में ही रहेगा, तो ये पूरा का पूरा 1 मिनट करते हैं, ये माइनस पूरा चिन्ह कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका ई ए अपान आर टी, ये आगे आ गया, है ना, ई ए अपान आर टी आगे आ गया। अब उसके बाद बचा क्या है भैया कि log बेस ई और यहां पर ई। अब यहां पे भैया ध्यान देना log बेस ई के रूप में है, अब इसको log बेस अगर 10 के फॉर्म में बदलना है तो फिर जैसे इसके पहले वाले में एक देखे log 10 का मान 2.303, तो भैया इसको हम फिर लिखेंगे बच्चों, फिर ये हो जाएगा log इस ई इंटू के हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिखेंगे 1 मिनट, ये log आपका के हो जाएगा बराबर यहां पर बच्चों log ए हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का ये ई ए अपान आर टी है तो बचा रहेगा, और उसके बाद हमने बताया ना कि यहां पर नीचे वही चीज लिख देते हैं कि 2.303 ये आर टी हो गया। इसको थोड़ा और सजाकर लिखना अगर है तो इसको आगे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि भैया log के हो गया बराबर ये हो जाएगा बच्चों log ए माइनस का ये ई ए अपान आर टी, ठीक, सॉरी ई ए अपान नीचे क्या है 2.303 है, ये आर लिख लेते हैं, इनटू का 1 अपान टी, तो ये वाला पार्ट पूरा आगे उठा लेते हैं, तो log के बराबर ये वाला हमने कहा ना आगे उठा लेते हैं, माइनस का ई ए अपान 2.303 ये आर हो गया, इनटू का 1 अपान ये टी हो गया, और उसके बाद प्लस का बच्चों ये क्या है भैया, ये आपका log ए है, ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा लघुगणकीय रूप, ठीक, आर्हेनियस का लघुगणकीय रूप। अब इसका क्यों लिखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, अब y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे तो ये y का मान हो जाएगा, ये पूरा m यानी ढलान हो जाएगा, ये x को दर्शाएगा, ये c अंतःखंड को दर्शाएगा, तो कभी कभार इसको ग्राफ पे दर्शाने को बोल देता है, तो चलिए भैया हम इसको क्या करते हैं ग्राफ पे दर्शा लेते हैं। देखिए हमको पता है कि भैया ये y अक्ष है और ये क्या है रसगुल्लों x अक्ष है, ठीक है, ये क्या है x अक्ष है, और ये क्या है हम मान लेते हैं कि भैया इसका क्या है ढलान, तो अगर इस पर हम दर्शाएंगे तो भैया ये क्या है x अक्ष को दर्शाता है, ये y अक्ष को दर्शाता है बच्चों, तो y बराबर y पे क्या है, तो y बराबर यानी ये वाला log k को दर्शाएगा, y बराबर m इसके ढलान को दो, ढलान क्या है माइनस का ई ए अपान आर टी है, तो भैया ये इसको दर्शाएगा, m फिर x, तो बच्चों ये पूरा का पूरा 1 अपान टी किसको दर्शाएगा, तो ये वाला जो है तो ये 1 अपान टी को दर्शाएगा, ठीक, इसके अलावा c है, तो भैया c क्या है अंतःखंड है, तो c अंतःखंड हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे क्या, ठीक है, अंतःखंड क्या है log a है, ठीक, अंतःखंड क्या है भैया log a है, तो ये क्या हो जाएगा इसको ग्राफ पर दर्शाने के लिए, यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में अगर आपको दर्शाना भी है तो आप इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से दर्शा सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा आर्हेनियस समीकरण। अब देखिए एक चीज हमने आपको और बताया कि इसमें प्रतीकों का भी मतलब होता है, तो भैया उसको भी लिख लेते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सबका मतलब जानना जरूरी है आपके लिए। के क्या है बच्चों, ठीक है, ए क्या है, ठीक, और उसके अलावा ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, सबका मतलब जानना भी तो जरूरी है भाई। तो यहां पर देखिए के क्या होता है, तो के है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। ए क्या है, तो यहां पर ए सक्रियण सॉरी ए क्या है, तो इसको मतलब जैसे आवृत्ति गुणांक बोलते हैं, ए को आवृत्ति गुणांक कहा जाता है, आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक। ई ए क्या है, ई ए है सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। आर क्या है, तो ये गैस नियतांक है, नियतांक, गैस नियतांक पता ही है भाई आपको, गैस नियतांक है। टी क्या है, परम ताप है, टी क्या है भैया, परम ताप। तो ये इतना हो जाता है, समझ में आया कि आर्हेनियस समीकरण क्या होता है,
ठीक, चलिए भैया जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। अब इसमें बचते हैं आपके इक्का दुक्का टॉपिक इधर उधर वाले छोटे मोटे से, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में यानी जब आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे तो उसमें निपटा देंगे। ठीक, बाकी लगभग आपका ये 99% चैप्टर खत्म ही है। बाकी जो इक्को दिक्को मतलब इक्के दुक्के बचे भी हैं ना, भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज का ये वन शॉट काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।